इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन देखने वाले हैं। तो हुआ क्या कि जब रेनेसां पीरियड चल रहा था तो उस वक्त एक स्पिरिट जो इंक्वायरी की, एक्सप्लोरेशन की और एक जो ह्यूमन बिलीफ, ह्यूमन पोटेंशियल में जो बिलीफ हुआ, उसका एक आउटकम ये भी था कि लोगों ने अब क्या है, नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो ये जो न्यू फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन आया, इट एक्चुअली लेड टू कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, बोथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये जो कारण था, इसका जो कारण है वो हम लोग इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिर हम लोग जो है सेकेंड पार्ट में स्पेशली कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्यों जो है ये जो फर्स्ट फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, उसका कारण क्या था, कॉजेस क्या था फर्स्ट फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन का। तो जो सबसे पहला कारण था वो था आपको रेनेसां पीरियड। रेनेसां पीरियड में एक जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक जो एक्सप्लोरेशन की टेंडेंसी, एक जो अननोन को जानने की टेंडेंसी, या एक फेथ ह्यूमनिज्म में कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, तो इट लेड टू एडवेंचर। और ये जो एडवेंचर है दैट लेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो इसका पहला कारण, तो इस स्पिरिट के कारण लोग क्या कर रहे थे कि नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, नए तरीके से जाने का कनेक्टिविटी खोज रहे थे। दूसरा जो कारण है वो सेंट्रल कारण है, जो कि इकोनॉमिक कारण है और रिलीजियस कारण है और नेशनैलिटी से रिलेटेड है। एंड इट इज़ कॉल्ड कि मेनली दीज एक्सप्लोरेशंस वर हैपनिंग फॉर गोल्ड, फॉर गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। अब गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है कि लोग जो है क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करना चाह रहे थे। क्रूसेड हमने देखा था मिडिवल पीरियड में, जस्ट रेनेसां से पहले मिडिवल पीरियड में। तो क्रूसेड का क्या पर्पस था कि क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करना, फ़लस्तीन को कब्जा करना। और अब जो है ये पर्पस हो गया कि जो भी एरिया क्रिश्चियन नहीं है, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, या जो भी एक नया एरिया हो, हमको उस एरिया को एक्सप्लोर करना है और वहाँ पर हमको क्रिश्चियनिटी फैलाना है। तो कहीं ना कहीं इन सारे एक्सप्लोरेशन के पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारण गॉड यानी कि क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड था। अगर हम बात करें अमेरिकन कॉलोनाइजेशन की भी, तो वहाँ कई सारे जो लोग हैं प्यूरिटन्स गए थे। वो भी क्या थे कि आइडियल एक क्रिश्चियन वर्ल्ड बनाने के चक्कर में वो वहाँ गए थे। आप अगर देख लीजिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका का जो कॉलोनाइजेशन जो स्पेन ने किया है, हर जगह उन्होंने वहाँ के लोकल रिलीजन को रिप्लेस करके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए गए। अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन में काफ़ी सारे क्रिश्चियन लोगों का रोल रहा है। तो ये जो मिशनरीज थे वो एक तरह से मोटिवेटेड थे कि हमको क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है। एंड इट ऑल्सो लेड टू एक्सप्लोरेशन, इट बिकेम वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो हमने गॉड देख लिया, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब हम आते हैं ग्लोरी। ग्लोरी क्या है? ग्लोरी दो सेंस में कि जो भी बंदा एक्सप्लोर कर रहा है, फिर वो उसको अच्छा लग रहा है कि उसके नाम पर ये डिस्कवरी हो रही है, और उसको क्या हो रहा है, नेशनल प्रेस्टीज मिल रहा है। और दूसरा, नेशनल प्रेस्टीज उस कंट्री को भी मिल रहा है जिसने वो रूट खोजा है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन करके लोग सबसे पहला काम क्या कर रहे थे, ये एरिया अब मेरा हो गया, ये एरिया अब मेरे लिए डिमार्केटेड हो गया। तो चाहे वो कंट्री हो या वो बंदा जो एक्सप्लोर कर रहा हो, उन दोनों के लिए कहीं ना कहीं इससे पर्सनल अचीवमेंट के सेंस में था। सेम चीज़ हम लोग देखते हैं ग्लोरी को कि जितने भी, चाहे वो अर्ली फेज में पुर्तगाल रहा हो, स्पेन रहा हो, इंग्लैंड रहा हो, फ्रांस रहा हो, सारे नेशनल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया इस तरह के एक्सप्लोरेशन को। कोलंबस को जो है कोलंबस को जो है स्पेन ने स्पॉन्सर किया, वास्को डिगामा पुर्तगाल से स्पॉन्सर हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश स्पॉन्सर्ड थी, उसी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी क्या थी,
फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड थी। तो हम देख रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस तरह के एक्सप्लोरेशन में, और उन सब का पर्पस कहीं ना कहीं वो जो अचीवमेंट है कि मैंने ये रास्ता खोजा या ये कॉलोनी मेरी हो गई, वो जो पर्सनल ग्लोरिफिकेशन है, कहीं ना कहीं वो भी एक ड्राइविंग फोर्स रहा है। तो ये ग्लोरी का एस्पेक्ट हो गया। और अब अगर हम देखें गोल्ड का, जो कि सेंट्रल आइडिया है, गोल्ड कहने का मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कौन सा ड्राइव फोर्स कर रहा था कि हमको इकोनॉमिकली बेनिफिट करना है। मोस्टली ये जो एक्सप्लोरेशन हो रहा था ये सारा मर्केंटाइल पॉलिसी के अंतर्गत हो रहा था। और मर्केंटाइल पॉलिसी क्या बोलता है, ये पुराना ट्रेड का पॉलिसी है मर्केंटाइल पॉलिसी, जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि आप जितना कम से कम इंपोर्ट करो और आप जितना मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी और कंट्री को, दैट विल लीड टू योर नेशनल वेल्थ। उस वक्त जो है जीवीसी टाइप का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, मोस्टली प्रोडक्शन क्या हो रहा था, एक जगह हो रहा था। तो अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे और कम इंपोर्ट करोगे तो फाइनली आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आपके फेवर में रहेगा। और उसको मीट करने के लिए सामने वाली कंट्री क्या करेगी, आपको या तो कुछ और सेल करेगी या आपको गोल्ड में पे करेगी। इसीलिए गोल्ड का कॉन्सेप्ट आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को उस वक्त मीट करने का तरीका था प्रेशियस मेटल्स के थ्रू, या तो सिल्वर के थ्रू करते थे या फिर गोल्ड के थ्रू करते थे। तो ओपियम वॉर का फॉर एग्जांपल अगर आप कारण देखिए तो ओपियम वॉर का कारण ये था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड वो लोग मैनेज कर नहीं पा रहे थे चाइना से। चाइना लिटरली इनसे, यूरोपियन से कुछ खरीद नहीं रहा था और चाइना इनको बेच बहुत सारा सामान रहा था। तो फिर इन लोगों ने एक नया तरीका खोजा इस बैलेंस ऑफ ट्रेड को सेट ऑफ करने के लिए, और वो था कि इन लोगों ने ओपियम बेचना शुरू कर दिया। तो उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड इनके फेवर में हो गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट है गोल्ड का। तो इकोनॉमिक बेनिफिट, साथ में ये इकोनॉमिक बेनिफिट खास करके इस पीरियड में जो था वो था डिस्कवरी फॉर न्यू रूट टू एशिया। अब एशिया ही क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जब मिडिवल पीरियड में क्या हो रहा था, वॉर चल रहा था, ये हमारा क्रूसेड का वॉर चल रहा था। तो क्या था कि यूरोपियंस को खास करके ईस्टर्न सामान का जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्लेवर मिला, स्पाइसेस, नटमेग, ठीक है, पेपर, कार्डमम, सिनेमन, इन सब का फ्लेवर उनको मिला। साथ में इंडियन जो जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, मसलिन बोलते हैं, वो काफ़ी वहाँ पर डिमांड में था। तो ये सब चीज़ें हालांकि क्रूसेड खत्म हो जाने के बाद भी उनको तो चाहिए ही था। और अब क्या था कि यहाँ पर इंडिया है मान लीजिए, तो इंडिया से अरब ट्रेड करके ले जा रहे हैं लैंड रूट के थ्रू। अरब किसको बेच रहे हैं, इटली को। और यही कारण था कि रेनेसा यहाँ पर हुआ, क्योंकि इटालियन जो मर्चेंट्स थे वो काफ़ी अरब से ट्रेड करके रिच हो गए थे। और इटली जो है इसको फिर से यूरोप में बेच रहा है, राइट। यही सीक्वेंस हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे रेनेसा की। और ये सीक्वेंस जो था कहीं ना कहीं सेट हो गया था। तो बीच में एक मिडिलमैन, दो मिडिलमैन हैं, और ये लोग काफ़ी प्रॉस्पर कर रहे थे, अरब वाले और इटली वाले। तो अब यूरोपियन को लग रहा था कि हमको अगर इनकी मोनोपोली तोड़नी है तो वी नीड टू फाइंड ए डायरेक्ट एक्सेस टू इंडिया। एक ऐसा रूट होना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकें डायरेक्ट, ताकि इस मिडिलमैन का भी प्रॉफिट हम बचा सकें। और आपको पता होगा कि चाहे कोलंबस हो चाहे वास्को डिगामा हो, सब इंडिया के लिए रूट खोज रहे थे, है कि नहीं। और यही रूट वो जानना चाह रहे थे ताकि वो डायरेक्ट ट्रेड कर सकें एशिया के साथ और वो प्रॉफिट कमा सकें। वास्को डिगामा जब पहली बार आया था इतने ट्रेचरस जर्नी के बाद, जब पहली जो उसकी जर्नी थी, जब वो वापस गया तो नियरली 60 टाइम्स जितना उसका लागत था उससे ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिला। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड था ये उस वक्त के लिए। 60 टाइम्स ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिला था वास्को डिगामा को, ठीक है। तो यही कारण था कि फिर कोलंबस ने सोचा मैं नया रूट खोजता हूँ, वो भी इंडिया के लिए रूट खोज रहा था। हालांकि वो कहाँ पहुँच गया, कैरेबियन आइलैंड्स में पहुँच गया, और उसने उसको न्यू इंडीज़, ईस्ट इंडीज़ टाइप से नाम दे दिया, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पर्पस ये था कि हमको एक नया रूट खोजना है एशिया के लिए।
क्यों खोजना है? क्योंकि ये जो स्पाइसेस थे, ये जो लग्जूरियस आइटम्स था, ठीक है, चाहे सिल्क हो, चाहे कपड़ा हो, पोर्सिलिन हो, ये सारा काफ़ी डिमांड में था यूरोप में, ठीक है। और ये सारी चीज़ों पर अरब और इटालियन लोगों ने एक तरह से सिक्वेंशियली कब्जा कर रखा था, और उस मोनोपोली को ये लोग ब्रेक करके डायरेक्ट ट्रेड करना चाह रहे थे, क्योंकि ये ट्रेड काफ़ी प्रॉफिटेबल था, ठीक है। तो ये है गोल्ड का सेंस, कि कहीं ना कहीं सारे लोग ट्रेड के कारण इसमें आ रहे थे। और आप देखें अगर, तो क्या है, सारे लोग इसलिए इसके अंदर आए थे क्योंकि फाइनली वो ट्रेड कर सकें, ठीक है। अच्छा, गोल्ड का एक और पर्पस है। पहला तो हो गया कि इकोनॉमिक बेनिफिट और मर्केंटाइल पॉलिसी के अंतर्गत क्या था कि हम जितना अपना सामान बनाए ज़्यादा सामान बेच सकें, दूसरे जगह बेचिएगा तो आपको उससे रेवेन्यू आएगा। गोल्ड का दूसरा सेंस हो गया कि न्यू रूट टू एशिया, ताकि वो मर्केंटाइल। और तीसरा, अगर गोल्ड का सेंस अगर देखें, तो जितनी भी कॉलोनी ये लोग बाद में बनाएंगे, चाहे स्पेन ने लैटिन अमेरिका में बनाया हो, तो ये लोग क्या करते थे, कॉलोनी बना के अगर उनके पास गोल्ड और सिल्वर का माइंस रहता था तो उसको एक्सकवेट करके ये लोग बुलियंस वगैरह लाते थे। स्पेन ने जब लैटिन अमेरिका पे कब्जा किया, जब इनकास पे कब्जा किया, तो वहाँ से इन लोगों ने इतना सारा गोल्ड लाया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो बुलियंस वगैरह बनवा बनवा कर लाया, ठीक है। तो अभी जब हम कॉलोनाइजेशन में जाएंगे तो हम देखेंगे। तो कॉलोनी से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना, ये भी इसका पार्ट है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि क्यों ये एक्सप्लोरेशन हो रहा था। पहला रेनेसां का स्पिरिट था, दूसरा गोल्ड गॉड एंड ग्लोरी के लिए इन लोगों ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया। तीसरा आप कह सकते हैं कि इस समय जो भी नेशनल गवर्नमेंट थी, पुर्तगाल ने लीड किया था फॉर एग्जांपल, बाद में स्पेन आया, बाद में इंग्लैंड, फ्रांस, ये लोग आए, तो गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सप्लोरेशन के लिए था, गवर्नमेंट सपोर्ट कॉलोनी बनाने के लिए था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं था। चाहे वास्को डिगामा आया हो, चाहे कोलंबस आया हो, सबको वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था। चाहे हडसन आया हो नीदरलैंड से, उसको भी वहाँ की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। सभी लोगों को, जो भी जहाँ अमेरिका में कॉलोनी बनाने वक्त इंग्लैंड ने उसको सपोर्ट किया, और इवन मिलिट्री सपोर्ट भी दिया जाता था। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है, क्योंकि जब भी ये कॉलोनी बनाते थे तो बाद में झगड़ा भी हो जाता था आपस में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच काफ़ी झगड़ा चला है, और उन सब के पीछे उनकी गवर्नमेंट की बैकिंग रहती थी। तो गवर्नमेंट सपोर्ट इतना इंटेंसिव होता था। तो ये हो गया गवर्नमेंट सपोर्ट। इसके अलावे जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण, ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले नहीं जाना चाहते थे, बट पहले क्या था कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल, उस वक्त जो नाव चाहिए, जो आपको जो स्टर्डीनेस चाहिए या जो स्ट्रेंथ चाहिए ताकि टूटे नहीं, क्योंकि आप क्या है, पूरा का पूरा अटलांटिक क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, आप पैसिफिक क्रॉस करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्टर्डी जो है बोट चाहिए। तो वो जो नेवल टेक्नोलॉजी थी वो भी डेवलप नहीं हुई थी। या उसके अलावा आप एग्जैक्टली कहाँ हो, समुद्र में तो आप खो सकते हो, डायरेक्शन का लॉस हो सकता है। तो वो एस्ट्रोनॉमी नहीं था कि ठीक है ये ओरायन है, ये जो है सप्तर्षि है, और आप इससे अपने लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो मैप्स बनना, मर्केटर मैप्स वगैरह का आना, ठीक है, फिर आपको क्या कहते हैं, कंपास का आना, ये सब के आने के बाद ही आप एग्जैक्टली नेवल लॉन्ग टर्म ट्रैवल के लिए आप रेडी हो, राइट। तो टेक्नोलॉजी, तो नेवल टेक्नोलॉजी भी नहीं अवेलेबल था। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि नेवल टेक्नोलॉजी जो आया रेनेसां पीरियड के ड्यूरेशन में, उसका यूज़ करके भी इन लोगों के लिए एक्सप्लोरेशन काफ़ी आसान हो गया। अब हम कुछ अर्ली फेज के एक्सप्लोरेशन के को देखेंगे। तो तो ये अर्ली फेज का एक्सप्लोरेशन है। इसमें हमारा गोल ये नहीं है
कि हम डिटेल में पढ़ें और कॉलोनाइजेशन को पढ़ें। कॉलोनाइजेशन पढ़ते वक्त खास करके हम जो लैटिन अमेरिका, इनकाज, एज़टेक्स, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट इस वीडियो में केवल हम लोग इनिशियल खास करके पुर्तगीज़, स्पेन, इन सब के बारे में थोड़ा सा कवर करेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस इसमें हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो अर्लीस्ट स्टार्टर थे वो थे आपके पुर्तगीज। तो पुर्तगाल का ऐसा है कि पुर्तगाल के जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो वहाँ का गवर्नमेंट है, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इस तरह के एक्सप्लोरेशन को। और यही कारण था कि इनिशियल जो एक्सप्लोरेशन था वो पुर्तगाल ने शुरू किया। और पुर्तगाल सबसे पहले क्या कर रहा था, इंडिया पहुँचने की कोशिश कर रहा था। और उसने क्या किया इस चक्कर में, उसने बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हुए बिफोर वास्को डिगामा, और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर, यानी इस कोस्ट पर उसने कई सारे अपने पोस्ट बना लिए। कई सारे इसने पोस्ट बना लिए, और यहाँ से वो क्या करता था, यहाँ के एग्जॉटिक चीज़ों को ट्रेड करता था। कई सारे स्पाइसेस को, आइवरी को, गोल्ड वगैरह को भी यहाँ से वो ट्रेड करके वापस अपना पुर्तगाल ले जाता था, ठीक है। और फिर फाइनली वास्को डिगामा ने 1498 में केप ऑफ गुड होप होते हुए उसने कालीकट इंडिया में पहुंच गया, ठीक है। तो ये था पुर्तगाल का कंप्लीटली स्टेट स्पॉन्सर्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग, वन ऑफ द अर्लीस्ट, रादर आई शुड से कि ही वाज, मतलब पुर्तगालीज वेर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट दिस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और जब वो लोग, उन लोगों ने अफ्रीका में पोस्ट स्टैब्लिश किया तो उससे काफ़ी उनको बेनिफिट होने लगा, और इसी को देख के बाकी लोग भी धीरे धीरे आए। और सेकेंड आने वाला कौन था, स्पेन, ठीक है। और वास्को डिगामा यहाँ पर हो गया, जो कि इंडिया का इसने रूट खोजा। और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ तो उससे सबकी आंखें खुल गई कि यार ये तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, कि हमको जो है मतलब ये ट्रेड रूट खोजना, और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो भाई गॉड गोल्ड ग्लोरी वाली बात है। अच्छा, पुर्तगाल ने वेस्टर्न फ्रंट पे, वेस्टर्न अफ्रीका में कई सारे पोस्ट खोले थे। अब देखिएगा कि इसके बाद जब स्पेन करेगा तो स्पेन अनफॉर्चुनेटली इंडिया तो नहीं पहुंचेगा, बट वो कहाँ पहुंच जाएगा, लैटिन अमेरिका पहुंच जाएगा। स्पेन का क्या है, स्पेन पुर्तगाल के बाद नेक्स्ट स्पेन था, अगेन स्टेट स्पॉन्सर्ड। कोलंबस ने कन्विंस किया कि ठीक है भाई, मैं अल्टरनेट रूट खोजूंगा, मैं क्या करूंगा। उसे क्या लग रहा था कि अगर वो अटलांटिक क्रॉस कर जाएगा तो वो इंडिया पहुंच जाएगा। तो उसने क्या किया, इंडिया के लिए रुख किया, बट एक्चुअली वो कहाँ पहुंच गया, कैरेबियन में पहुंच गया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसने जो है अमेरिका के लिए रूट खोज लिया, ठीक है। इसके बाद एक सीरीज ऑफ एक्सपेडिशन हुआ है स्पेन का, जिसके कारण कि कई सारे जो है लैटिन अमेरिकन पार्ट्स को स्पेन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। मतलब मैक्सिको ऑनवर्ड्स, मैक्सिको वाला पार्ट हो गया, फिर चिली का पार्ट हो गया, ये सारा उसने स्पेन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये था कोलंबस। कोलंबस भी क्या था, स्टेट स्पॉन्सर्ड था। पहली बार वो रूट खोजने गया था, दूसरी बार वो कॉलोनी बनाने गया था, ठीक है। दूसरी बार जब कोलंबस गया तो वो कॉलोनी बनाने के लिए एज ए कॉलोनाइजर गया, ठीक है। तो ये स्पेन हो जाएगा। इसको देखा देखी बाद में फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। और इन सब के कारण एक कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि बाद में स्लेव ट्रेड चालू हो जाएगा। क्यों होगा स्लेव ट्रेड चालू, वो हम देखेंगे, ठीक है। बट बेसिक ये याद रखिए कि पुर्तगीज़ के जो ये सेंटर्स थे, इनिशियल फेज में पुर्तगीज़ लोगों ने कई बार इनिशियल फेज में स्टार्ट किया स्लेव ट्रेड को, फिर बाद में सारे लोग इंगेज हो गए, बट पुर्तगीज़ के ये सेंटर स्लेव ट्रेड के स्टार्टिंग पॉइंट बन गए, ठीक है। तो ये था हमारा कि एक्सप्लोरेशन का। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि पुर्तगीज़ ने स्टार्ट किया एक्सप्लोरेशन। उन्होंने वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पर कई सारे ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। वो ट्रेडिंग पोस्ट काफ़ी प्रॉफिटेबल थे। वहाँ से स्पाइस, गोल्ड, आइवरी, ठीक है, हाथी दांत, मतलब ये सब का ट्रेड हो रहा था। फिर वास्को डिगामा ने इंडिया का रूट खोजा, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गया। इसको देखने के बाद स्पेन की आँख खुली।
स्पेन ने स्टेट स्पॉन्सर करके कोलंबस को भेजा, कोलंबस ने कैरेबियन का रास्ता खोजा, विच फाइनली लेड टू अ सीरीज ऑफ, क्या कह सकते हैं, एक्सप्लोरेशन बाय स्पेन, और एंड स्पेन एक्चुअली फाइनली लेड टू कैप्चरिंग, मेकिंग लॉट्स ऑफ कॉलोनीज इन बोथ लैटिन अमेरिका एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका। इसको देख के बाद में इंग्लैंड और फ्रांस आए। इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अमेरिका के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपनी कॉलोनीज बनाई। इन कॉलोनीज में जो वर्कर्स का शॉर्टेज था उसको मीट करने के लिए फिर स्लेव ट्रेड चालू हुआ, और ये सारे कंट्रीज, पुर्तगाल ने लीड किया था इनिशियल फेज में कॉलोनीज को, मतलब सॉरी स्लेव ट्रेड को, और अंत में जब इंग्लैंड की कॉलोनीज बन गई अमेरिका में, नॉर्दर्न अमेरिका में, तो इंग्लैंड ने काफ़ी सारा स्लेव ट्रेड किया है, जिसको हम लोग सेपरेटली देखने वाले हैं। तो ये था हमारा एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एंड दिस एक्सप्लोरेशन विल अल्टीमेटली लीड टू कॉलोनाइजेशन। बट जो ये फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन है, एक दूसरा फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन आएगा जब हमारा क्या हो जाएगा, इनलाइटनमेंट हो जाएगा, और इनलाइटनमेंट के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाएगा। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक नेक्स्ट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन चालू होगा, और उसका कारण कुछ और होगा। ये फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग एक्सप्लोर करके नए एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकेंड फेज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होते होते ये सारे कंट्रीज फिर से आज़ाद हो जाएंगे, स्पेन के कब्जे से आज़ाद हो जाएगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो जाएगा, अमेरिका आज़ाद हो जाएगा, तो ये सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा फिर से उन्हें रॉ मटेरियल के लिए, अभी क्या था, एक्सप्लोरेशन के कारण बस जाके कब्जा कर रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं। सेकेंड फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, जिसको न्यू कॉलोनाइजेशन भी बोलते हैं, वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, और उसका कारण है कि अब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फेज में इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, साथ में फिनिश्ड प्रोडक्ट का मार्केट चाहिए था, तो उसके लिए उन लोगों ने कॉलोनाइजेशन शुरू किया। और उस फेज में उनका टारगेट जो था अफ्रीका था, एशिया था, चाइना था, तो इस तरह से टारगेट्स था। तो टारगेट्स भी अलग है। इस फेज का कॉलोनाइजेशन का टारगेट जो है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, जबकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो न्यू फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन आएगा, न्यू कॉलोनाइजेशन आएगा, उस फेज का टारगेट जो है हमारा अफ्रीका एंड एशिया होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसको मैंने रेनेसां के साथ रखा है, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद उस कॉलोनाइजेशन को पढ़ेंगे। होपफुली इट क्लैरिफाइज मैनी थिंग्स। थैंक यू।